तो टुडे टॉपिक इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। कल हमने केपी और केपी का रिलेशन बताया था, उसके बाद हम एक्टिवेशन एनर्जी। तो पहले हम डिफाइन कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है तो पहले समझ लो, उसके बाद लिखना। मान लो एक कंटेनर में रिएक्टेंट है, तो ये मान लो रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं? कोलिजन हो रहा है। मान लो इधर ए और बी रिएक्टेंट है, दिस वन विल बी रिएक्टेंट। तो जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स है वो आपस में क्या हो रहा है? कोलाइड हो रहा है, टकरा रहे हैं। सब कंटेनर के अंदर है, ए और बी इधर है। मॉलिक्यूल्स का आपस में कोलिजन हो रहा है। यहाँ मॉलिक्यूल्स है कंटेनर में, इस कंटेनर में मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, क्योंकि प्रोडक्ट बनने के लिए पहले उनमें कोलिजन होता है। तो यहाँ मान लो ए और बी दोनों हैं, ये आपस में कोलाइड हो रहे हैं। ये इससे टकरा रहा है, 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 ऐसे कोलिजन हो रहे हैं। आफ्टर कोलिजन, तो फर्स्ट एक रिएक्शन होने के पहले क्या हुआ? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या हुए? कोलाइड टू ईच अदर। तो बिफोर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, बिफोर लिखते रहो, लिखो, बिफोर प्रोडक्ट फॉर्मेशन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड टू each other. That's why their kinetic energy will increase. एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के पहले रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं? कोलाइड करते हैं, टकराते हैं। टकराने से क्या होगा? उनके काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। अब ध्यान देना, तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स टकराए, कोलाइड हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा। अब ये जो मॉलिक्यूल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी है, सबका काइनेटिक एनर्जी एक जैसा नहीं होता है, किसी का अलग होगा, किसी का अलग होगा। अब इस मॉलिक्यूल्स को एक एनर्जी गैप को जंप करना पड़ता है। ये गैप है जिसको हम बोलेंगे एनर्जी गैप। एनर्जी गैप बोलेंगे। इस एनर्जी गैप को जंप करके प्रोडक्ट साइड जाना होता है। जैसे हमें भी अगर डेली लाइफ से हम जोड़े, तो मान लो हम एग्जाम देते हैं, तो एग्जाम में पासिंग मार्क्स 30 होता है, तो हमें वो 30 मार्क्स को पास करना पड़ता है। अगर 30 नंबर से एक भी कम रहा तो हम फेल हो जाएंगे। तो हमारा एक बाउंड्री लाइन है जिसको हम पास करके ऊपर जाके पास बोलते हैं। उससे ऊपर कितना भी आए चलता है, लेकिन मिनिमम 30 रहना चाहिए। अगर 30 नहीं रहेगा तो हम पास नहीं कहलाएंगे। सेम उसी तरह से यहाँ पर मान लो एक एनर्जी गैप है, यहाँ एनर्जी गैप 10 जूल का है। अब ये 10 जूल है, अब ये जब टकरा रहे हैं तो इसके किसी के पास 12 जूल है, किसी के पास 15 जूल है, किसी के पास 8 जूल है, किसी के पास 7 जूल है, किसी के पास 18 जूल है, किसी के पास 16 जूल है, किसी के पास 3 जूल है। अब सबका एनर्जी अलग अलग है। तो ये वाला तो क्या हो जाएगा? इस एनर्जी गैप को जंप कर लेगा, ये भी जंप कर लेगा, लेकिन ये जंप
यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कंप्लीट नहीं जा रहा है। ये जंप कर जाएगा, ये कर जाएगा, लेकिन ये जंप जिसका 10 से ज़्यादा है वो तो प्रोडक्ट साइड चले जाएंगे, लेकिन जिसका 10 से कम है वो रिएक्टेंट मतलब रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा, वो कुछ रिएक्टेंट बच जाएंगे। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो इस एनर्जी गैप को जंप करके इधर जाएगा वही प्रोडक्ट बनेगा, और जो नहीं जाएगा मॉलिक्यूल्स वो रिएक्टेंट साइड ही रह जाएगा। यानी जैसे हमें पेपर में मार्क्स लाने के लिए 30 नंबर मिनिमम चाहिए होता है, वो मिनिमम मार्क्स है, उससे कम नहीं चलेगा। तो ये एनर्जी गैप मिनिमम 10 जूल इनके पास होना चाहिए, 10 से ज़्यादा रहे चलता है। यानी इसी गैप एनर्जी गैप को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। दैट गैप इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। यानी वो मिनिमम गैप जिसको एक रिएक्टेंट साइड के मॉलिक्यूल्स को जंप करके प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। अगर इससे कम एनर्जी रहा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं जाएगा। इसका मतलब हम एक्टिवेशन एनर्जी का डिफिनेशन लिख सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी, राइट डाउन डिफिनेशन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप reactant side molecule to product side। यानी ओ मिनिमम एनर्जी गैप या वो मिनिमम एनर्जी जिससे कि एक रिएक्टेंट साइड के मॉलिक्यूल्स को जंप करके प्रोडक्ट साइड जाना पड़ता है। अगर नहीं जाएगा तो वो जंप नहीं कर पाएगा। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप, इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी है। यानी एक रिएक्शन होने के लिए फॉर ए रिएक्शन एक रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए फॉर ए रिएक्शन कंप्लीशन काइनेटिक एनर्जी जो होना चाहिए वो ग्रेटर देन या इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होना चाहिए। ई ए को हम लिखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तभी एक रिएक्टेंट साइड के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट साइड जा पाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट से? तो फिर से एक बार बता दे रहा हूं, एक रिएक्शन होने के लिए क्या क्या कंडीशन होते हैं। तो ये रिएक्टेंट साइड के मॉलिक्यूल्स है, तो रिएक्टेंट साइड के मॉलिक्यूल्स बिफोर प्रोडक्ट फॉर्मेशन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड टू ईच अदर। पहले वो आपस में टकराते हैं, कोलिजन होता है। कोलिजन होने से उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, लेकिन सबका काइनेटिक एनर्जी एक जैसा नहीं रहेगा। किसी का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। अब इस रिएक्टेंट को जंप करने, ये गैप को जंप करके प्रोडक्ट साइड जाना पड़ता है। ये एनर्जी गैप मान लो 10 जूल है, इसका एनर्जी 12 जूल है, ये आसानी से जंप कर लेगा। इसका 15 जूल है, आसानी से जंप कर लेगा। इसका 8 जूल है, नहीं कर पाएगा। 7 जूल है, नहीं कर पाएगा, यानी ये रिएक्टेंट साइड ही रह जाएगा। 18 जूल है, कर लेगा। 16 जूल है, आसानी से कर लेगा। 3 जूल है, नहीं कर पाएगा। यानी कुछ मॉलिक्यूल्स जंप कर पा रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स नहीं जंप कर पा रहे हैं। रिएक्शन कुछ कंप्लीट हुआ, कुछ इनकम्प्लीट रहा। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट साइड जाना होता है तो इस गैप को जंप करना पड़ता है, और इस एनर्जी गैप को हम क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। यानी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप रिएक्टेंट साइड मॉलिक्यूल्स टू प्रोडक्ट फॉर ए कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, फॉर रिएक्शन कंप्लीशन। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए?
ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? EA से, यानी इसका एनर्जी इस गैप से ज्यादा होना चाहिए तभी एक रिएक्शन प्रोडक्ट साइड जाएगा, अगर कम रहेगा तो नहीं जाएगा। तो ये हमारा पहला डेफिनेशन हुआ एक्टिवेशन एनर्जी का। क्लियर हो गया एक्टिवेशन एनर्जी? तो हमने राइट डाउन कर लिया सबने। तो हमने सबसे पहले बताया कि व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्लियर हो गया? यानी जैसे हम मान लो लॉन्ग जंप कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, हमें यहां से यहां जंप करना है, जो जंप करेगा वहीं पास होगा। बहुत सारे स्टूडेंट खड़े हैं, कोई जंप कर लेता है, कोई नहीं भी कर पाता है। तो जो जंप कर लेगा वो पास हो जाएगा, जो जंप नहीं कर लेगा वो अब कट ऑफ मार्क्स है। तो जो पेपर बहुत सारे स्टूडेंट देते हैं, जो मार्क्स ला देते हैं कट ऑफ के ऊपर है या इक्वल टू कट ऑफ, तो प्रोडक्ट वो पास हो जाते हैं। उसी तरह से इनका भी ये पासिंग मार्क्स है, ये मिनिमम पासिंग मार्क्स है, और ये जितना ज़्यादा लाएंगे उतना ही प्रोडक्ट साइड चले जाएंगे। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू जंप रिएक्टेंट साइड मॉलिक्यूल्स टू प्रोडक्ट। एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनाने के लिए मिनिमम इतना एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो ये हम यहाँ पर क्या करेंगे? मिनिमम एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है ताकि वो रिएक्शन क्या हो जाए, प्रोडक्ट साइड चला जाए। तो एक्टिवेशन एनर्जी का मीनिंग सबको क्लियर हो गया, यानी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब यहाँ ध्यान देना, अब हमने केवल तुम्हें बस बताया अभी तक एक्टिवेशन एनर्जी। अब इसको हम जोड़ रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी को किससे? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक से। ठीक है, तो तुम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक जानते हो। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक तरफ मैं लिख रहा हूं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, इससे इसका क्या लेना देना है? तो इसको लेना देना है, देखो कैसे, एक्सोथर्मिक के लिए और एंडोथर्मिक के लिए। अगर हम कैलकुलेट करते हैं मान लो एक रिएक्शन है A प्लस बी, ये आपस में टकरा रहे हैं, टकराने के बाद C प्लस डी बने, ये आपस में टकरा रहे हैं और ये फॉरवर्ड हुआ और ये बैकवर्ड हुआ। और मान लो फॉरवर्ड जाने के लिए एक गैप होगा, तो उस फॉरवर्ड के लिए जो गैप होगा उस गैप को क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो एक रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट बनने के लिए, इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने के लिए एक गैप को क्रॉस करना पड़ेगा। तो जो गैप होगा उसको क्या बोलेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। एक होता है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में जाने के लिए एक गैप को जंप करना पड़ता है, जिसको हम EA, और यहाँ जो रिप्रेजेंटेशन है वो सिंपल सा यहाँ F लिख देंगे, तो हम समझ जाएंगे कि ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड के लिए है। एक्टिवेशन एनर्जी का डिफिनेशन क्लियर हो गया है। अब मान लो ये बैक साइड आ रहा है, ये भी तो डिकम्पोज होकर इधर आ रहा है, तो इसको भी तो एक जंप करना पड़ेगा एनर्जी गैप पे, और ये एनर्जी गैप अलग होगा, इससे अलग होगा। तो जो इधर वाला इधर आएगा उसको हम बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ दो एक्टिवेशन एनर्जी डिफाइन हो गया, एक फॉरवर्ड के लिए डिफाइन हो गया और एक बैकवर्ड के लिए डिफाइन हो गया। यहाँ पर हम सिंपल सा B लिख देंगे, तो हमें समझ में आ जाएगा
कि ये फॉरवर्ड के लिए है और ये बैकवर्ड के लिए। इधर को इधर जाने के लिए इसको भी एक एनर्जी गैप को जंप करना पड़ेगा, तो दोनों का एनर्जी गैप क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, अब यहां से हम निकालते हैं चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी। चेंज को क्या बोलेंगे, डेल्टा, चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसको हम लिखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर हो गया? अब देखो, अब अगर इफ EAF इज लार्जर देन EAB बैकवर्ड, अगर ये वैल्यू ज्यादा है वैल्यू कम है, ये वैल्यू क्या आएगा, डेल्टा ई क्या आएगा, डेल्टा ई ये क्या आएगा, पॉजिटिव है नेगेटिव, ये वैल्यू ज्यादा है वैल्यू कम है, तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जब ये पॉजिटिव आ जाएगा तो हम बोल देंगे रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है, यानी हीट एब्जॉर्ब करेगा, यानी रिएक्शन विल बी एंडोथर्मिक। अगर इफ EA अगर बैकवर्ड ज्यादा है EA फॉरवर्ड से, अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो डेल्टा EA क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और जब वैल्यू नेगेटिव आने लगता है तो हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब हीट बाहर रिलीज होगा, मालूम है ना क्या? ये बैकवर्ड है फॉरवर्ड है, इधर लिखना चाहते हो तो इधर लिख लो। ये है फॉरवर्ड और ये है बैकवर्ड, एक फॉरवर्ड है और एक बैकवर्ड है। इन देना, यहाँ लिख दो, सी लिखो, पी लिखो, रनिंग तो आप लिखो। मेटल नॉन मेटल नहीं पढ़ा है ना तुम लोगों को, एसिड बेस है कितना है, दो ही। हाँ, पेंडिंग और भी है क्या? 8 और 9 का दिया ना। हाँ, और वो जो था वो डाउट है, मैं डाउट कल के लिए किया था बच्चों को, हाँ मैं नहीं बोलता हूँ, आपका नाम डाला है नहीं नहीं नहीं, स्टूडेंट बोले थे। है मैं केवल डाउट लिया था। तो यहाँ बैकवर्ड ज्यादा है, बैकवर्ड ज्यादा है मतलब ये वैल्यू क्या आएगा, निगेटिव, निगेटिव आएगा तो क्या बोलेंगे, एक्सो, और पॉजिटिव आएगा तो क्या बोलेंगे, एंडो। ये क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना? तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अब इसी को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ध्यान देना, अब हम इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस लिखेंगे, ठीक है?
तो ध्यान देना, यहां पर हम दो एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर हम एनर्जी लिखते हैं, वाई एक्सिस पे क्या लिखेंगे, एनर्जी, और एक्स एक्सिस पे क्या लिखेंगे, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, एक रिएक्शन हो रहा है। अब ध्यान देना, मान लो हमने ग्राफ ऐसे बनाया, अब इस ग्राफ का थोड़ा सा मीनिंग समझ लेना। ये जो दिखाता है ये ग्राफ इस पॉइंट के इधर, वो रिएक्टेंट साइड के मॉलिक्यूल्स है। रिएक्टेंट साइड के मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो रहे हैं, कोलिजन हो रहा है। कोलिजन होते 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 जैसे जैसे कोलिजन हो रहा है वैसे वैसे उसका एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ा, एनर्जी बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, एक समय ऐसा आया जैसे ये गैप है, टकरा रहे टकरा रहे टकरा रहे टकरा रहे, एनर्जी बढ़ रहा है बढ़ रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि इस गैप को क्या कर लेंगे, जम कर लेंगे। मतलब इस गैप को, ये जो गैप है एनर्जी गैप, यहां से लेके यहां तक, इस गैप को उन्होंने जम कर लिया, और जम करने के बाद कहां चले गए, प्रोडक्ट साइड चले गए। ये रिएक्टेंट है और इसके मिड से इधर प्रोडक्ट कहलाता है, तो वो कहां चले गए, प्रोडक्ट साइड। तो ध्यान देना, ये जो एनर्जी है इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक, ये जो एनर्जी है इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और ये जो एनर्जी है यहां से लेके यहां तक, थोड़ा सा मैं इधर बना दे रहा हूं, ये जो एनर्जी गैप, ये वाला एनर्जी है, उसको क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। इसको बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और इस गैप को क्या बोलेंगे, अब इस पे जाओ, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड, कौन सा, ये गैप कम है और ये गैप, इसका मतलब इसका वैल्यू कम है और इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू कम है और इसका वैल्यू ज्यादा है, तो ये क्या आएगा, एक्जो आएगा, एंडो आएगा, तो ये एक्जो आएगा, एक्जोथर्मिक आएगा। यानी ये ग्राफ से ये ग्राफ अगर डाउन जाएगा तो एक्जोथर्मिक कहलाएगा। अब यहीं पर मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं एंडोथर्मिक के लिए, तो यहाँ सेम टू सेम, यहाँ एनर्जी है और यहाँ केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, मैंने ऐसे ड्रॉ किया। अब ध्यान देना इधर, ये जो एनर्जी गैप है, ये, इस एनर्जी गैप को क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड, और इस एनर्जी गैप को क्या बोलेंगे, एनर्जी गैप ऑफ, सॉरी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड बोलेंगे ना। किसका गैप ज्यादा दिख रहा है, इसका फॉरवर्ड का या बैकवर्ड का, फॉरवर्ड का, यानी फॉरवर्ड का वैल्यू ज्यादा है और बैकवर्ड का वैल्यू कम है, तो वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। तो अगर हम ग्राफ में ये डाउन गया तो एक्जो होगा, अगर ये अप गया एंडो होगा। यही ग्राफ तुम्हें समझा के वहां दिया गया है, अंडरस्टैंड हुआ। सबको समझ में आया क्या ये, एक्जो और एंडो बता ले जाओगे ना। तो इसी टॉपिक हमारा क्या था, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। दिस वन इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड और दिस वन इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड। इससे हम क्या निकाल रहे हैं, एक्जो और एंडो की हम पहचान कर रहे हैं कि वो रिएक्शन एक्जो है कि एंडो है। तो 4-5 बातें बताया हमने, एक्टिवेशन एनर्जी बताया,
फिर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड बताया, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड बताया। दोनों का डिफरेंस निकाल के हमने एक्सो और एंडो का हम डिसीजन ले रहे हैं। कौन? फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड। फॉरवर्ड ज्यादा रहेगा तो पॉजिटिव आएगा, तो पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा? एंडो। अगर नेगेटिव आया तो एक्सो। उसको हम ग्राफिकल देख रहे हैं। ग्राफिकल भी आसान है। इस गैप को, जो छोटा गैप है ये फॉरवर्ड है और जो बड़ा गैप है वो बैकवर्ड है। तो फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, बैकवर्ड वाला वैल्यू क्या है? ज्यादा है, इसलिए क्या आएगा? एक्सोथर्मिक है। राइट डाउन हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे। हेडिंग डालना, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। राइट डाउन हेडिंग, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, relation between equilibrium constant for a general reaction, relation between equilibrium constant for a general reaction and its multiplies, and its multiplies, and its multiplies। यानी एक रिएक्शन के सिंपल सा है, ध्यान देना। अगर मान लो एक रिएक्शन है A प्लस बी, अगर इसका प्रोडक्ट बना C प्लस डी, C प्लस डी प्रोडक्ट बना, और यहां पर KC दिया हुआ है। KC का वैल्यू मान लेते हैं 10 है, मान लेते हैं। तो पूछा गया आपसे कि जब इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाएगा, यानी प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना दिया जाएगा और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना दिया जाएगा, उस समय केसी क्या होगा? इसका केसी क्या होगा? तो इसका केसी डैश हो जाएगा, पहले वाला का केसी का इनवर्स हो जाएगा, यानी रिवर्स में चला जाएगा। अगर एक रिएक्शन रिवर्स करते हैं उसका केसी भी रिवर्स हो जाएगा, यानी इसका केसी अगर 10 है तो इसका केसी क्या होगा? 1/10। यही है पहला रिलेशन। तो लिख लो इसको, यानी रिएक्शन को रिवर्स किया जाता है तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी रिवर्स हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? एक रिएक्शन को रिवर्स किया जाता है तो एक उसका केसी भी क्या हो जाता है? रिवर्स हो जाता है। क्लियर हो गया? सेकेंड पॉइंट, अगर मान लो एक रिएक्शन है A प्लस बी और उसमें C प्लस डी है, इसका मान लो केसी 10 है। हमने बोला कि इस रिएक्शन में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2A 2B 2C और 2D बन गया, तो केसी डैश क्या होगा? केसी डैश क्या होगा? तो ध्यान रखना, इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, तो जो केसी डैश इसका होगा वो जिससे तुम मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर कहाँ चला जाएगा? इंडेक्स में चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। यानी इसका जो केसी होगा 10 का स्क्वायर यानी 100 हो जाएगा। तो इफ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर देन केसी, वो नंबर केसी के कहाँ चला जाएगा? इंडेक्स में चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। हेलो, हाँ, आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बुक है सर? कौन सा? वो छोटा वाला था ना, मैं एक बार आपको देखना पड़ेगा, अभी क्लास में है। हाँ ठीक है, ओके। A प्लस बी C प्लस डी, थर्ड है। अब ध्यान देना, जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे केसी उसके कहाँ चला जाएगा? इंडेक्स में चला जाएगा। अगर मान लो एक रिएक्शन दिया हुआ है A प्लस बी,
और ये बना C+D। और एक रिएक्शन और है X फॉर्म Y, इसका Kc मान लो 5 है और इसका Kc मान लो 10 है, अलग अलग है। पूछा गया कि इसका Kc बताओ, A प्लस बी प्लस एक्स, यानी दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिया गया, C प्लस डी प्लस वाई, इसका Kc क्या होगा? यानी दो रिएक्शन को ऐड करने के बाद तीसरे वाला का वैल्यू पूछा गया है। तो याद रखना इस दोनों का Kc, एक Kc1 बोल दे रहा हूं और एक Kc2 बोल दे रहा हूं। जब दो रिएक्शन को ऐड करेंगे और तीसरा का पूछा जाएगा तो दोनों का Kc मल्टीप्लाई हो जाएगा, Kc1 इंटू Kc2 हो जाएगा, यानी 5 इंटू 10 यानी 50 हो जाएगा। यानी हम दो रिएक्शन को जब ऐड करेंगे और तीसरा का Kc पूछा जाएगा तो इसका Kc और इसका Kc मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी रिएक्शन ऐड होगा लेकिन Kc क्या होगा? मल्टीप्लाई होता है। क्लियर हो गया? ओके, तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको ली चैटर्जी प्रिंसिपल बताएंगे, फिर ये टॉपिक एंड हो जाएगा। ओके, थैंक्स टू ऑल।